हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, आज हम लोग इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसको हमने सेपरेट मॉड्यूल में इसलिए रखा है क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं और हम लोग कितना पढ़ेंगे ये सवालों पे ही डिपेंड करता है, जो सवाल किस तरीके से आते हैं। तो अभी आपके सामने हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो किस तरीके के सवाल आते हैं। हमने यहाँ पे 2023 में एसएससी में पूछे गए सवालों को लिया है और इसके बाद हम लोग देखेंगे जो किस तरीके से इस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सवालों से। देखो दोस्तों, ये है आपको एसएससी 2023 के सवाल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक एक करके हम लोग सवाल देखते हैं, इससे आपको ये पता चलेगा जो आपको किन किन बातों पे फोकस करना है इस मॉड्यूल के दौरान। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंडेरिन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज का ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जा रहा है। मैंडेरिन दोस्तों चाइना का ऑफिशियल लैंग्वेज है। चाइना में दो प्रमुख भाषाएं हैं, एक है मैंडेरिन मैंडेरिन और दूसरा कैंटोनीज। ठीक है दोस्तों, अब चाइनीज लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत इंग्लिश से ही आती है, ऑल्दो उन्होंने तरक्की बहुत ही अच्छी कर रखी है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर तो है ही। अगर कोई बाहर से आते हैं तो उनको लैंग्वेज बैरियर तो झेलना ही पड़ता है, लेकिन इन लोगों ने टेक्नोलॉजिकली अपने आप को बहुत ही ज्यादा एडवांस कर रखा है। खैर, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान, अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? ये अगेन ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है जोंखा। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बांग्लादेश, अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? अब सारे 2023 के सवाल हैं और सारे आपको ऑफिशियल लैंग्वेज से ही पूछे जा रहे हैं ना। तो दोस्तों, ऐसा है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज बांग्लादेश का है बंगाली। अक्सर लोग उर्दू समझ लेते हैं, नहीं दोस्तों, उर्दू पाकिस्तान का है। आपको पता होगा जो बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और जब ये इंडिपेंडेंट बना था तो इन्होंने अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली चूज किया था, है ना। What Nepal does not share its border boundary with which of the following states in India? यानी कि अब आपको जो देश हैं उनके, जो भारत के कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर लगते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हमने सेपरेट एक लिस्ट भी दे रखा है इसी में, ताकि आपको ऐसे सवालों को आप आसानी से डील कर पाओ। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा है, जो नेपाल मान लो ये है नेपाल। ठीक है, और सिक्किम बॉर्डर लगता है, बिल्कुल लगता है। ठीक, यहाँ पे सिक्किम है, तो सिक्किम तो होगा नहीं ऑप्शन। बिहार है, बिहार तो ठीक नीचे ही है, तो ये बिहार हो गया, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। वेस्ट बंगाल है, बिल्कुल है, सिक्किम के ठीक पास में एक छोटा सा एरिया बंगाल से नेपाल का लगता है, तो ये भी नहीं है। और मणिपुर, दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर मणिपुर है, क्योंकि नेपाल से मणिपुर का कोई बॉर्डर नहीं लगता है। With which country, which neighboring country does India share the सुंदरबंस फॉरेस्ट? दोस्तों, हमने सुंदरबंस की चर्चा नेशनल पार्क वाले में भी की है और समय समय पर हम लोग इस पे चर्चा करते आए हैं और इसको यहाँ पे हम लोग सेपरेटली तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों ऐसा बता दें, सुंदरबन जो फॉरेस्ट है वो ऐसा है, जो सुंदरबन नेशनल पार्क की भी बात कर लेते हैं, तो वो इंडिया और बांग्लादेश के दोनों का बॉर्डर वो शेयर करता है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पे देखने को मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है दोस्तों, अब एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ लो, जैसा है, जो नेशनल एनिमल बांग्लादेश का और भारत का दोनों का सेम है, यानी कि टाइगर है, और सेम नहीं भी है क्या? तो फिर बांग्लादेश ने कहा है जो उनका जो नेशनल एनिमल है वो है रॉयल बंगाल टाइगर, और हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ है मैग्निफिशिएंट टाइगर। नाम अलग है, चीज एक ही है। ठीक है, तो ये कभी कभी आपको दिमाग में रखना है, कभी कभी सवाल आ सकते हैं। सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान? अब अफगानिस्तान का कैपिटल पूछ रहा है, तो सही उत्तर है काबुल। आपको मुझे लगता है पता ही होगा ये चीज। व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? अब आपको करेंसी भी पढ़ना है, तो सही उत्तर है टाका। With which neighboring country did India sign a Farakka Treaty in 1996 for sharing the Ganga waters and on augmenting its flows? दोस्तों, इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आपको ट्रीटीज भी पढ़ने हैं। दोस्तों, ट्रीटीज की बात करें तो बहुत सारे ट्रीटीज हमारे नेबरिंग कंट्री से साइंड हैं, लेकिन कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं लेक्चर के दौरान ही बता दूंगा। और इसके अलावा इस मॉड्यूल में आपको एक लिस्ट मिलेगा, जो कि वाटर ट्रीटी जितनी है वो मुझे इसका कलेक्शन पीआईबी में मिल गया था। पीआईबी का मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की जो एजेंसी है उसके द्वारा मुझे मिल गया था, वो मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है। उसको भी हम लोग एक एक करके देख लेंगे, क्यों? क्योंकि सवाल बन रहे हैं। और वैसे तो ये जैसा सवाल है, इसको आप ऑप्शंस के माध्यम से भी आसानी से डील करके सॉर्ट आउट कर सकते थे।
खैर, कमिंग बैक टू द थिंग, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरीवेयर इन पाकिस्तान ऑन 14th अगस्त, एक दिन पहले। तो हमने ये देखा, जो हमें ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ना है, फिर कौन सा बॉर्डर कहाँ लगता है वो भी देखना है, फिर नेशनल एनिमल्स भी देखने पड़ेंगे, इंडिपेंडेंस डे उन सबका कब होता है वो देखना पड़ेगा, करेंसी देखना पड़ेगा। तो बेसिकली इन्हीं सब चीजों के साथ ये मॉड्यूल तैयार हुआ है। आपको शुरू में सवाल दिखाने का मतलब ये है, जो आप किन सब चीजों पे फोकस करो ताकि आपका एग्जाम आसानी से निकल जाए और आपके दिमाग पे लोड कम पड़े। पहली बात ये होगी। दूसरी बात यहाँ पे ये, जो हमने यहाँ पे जो भी चीज पढ़ा है वो आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा। कारण ये है, जो रिवीजन इज द की। जब तक आप रिवाइज करते रहोगे तब तक आप सफल रहोगे। रिवीजन करना बंद कर दोगे, दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। दिमाग इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन होल्ड नहीं कर सकता। आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि चीजें आपको दिमाग में रिटेन हो सके। ठीक है, तो ये चीज पे आप, इस चीज को आपको फोकस करना है। चलिए, अब हम लोग इस मॉड्यूल को कैसे पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग भारत की बात कर लेंगे, देख लेंगे जो कौन सा बॉर्डर कहाँ क्या लगता है, कैसे क्या है। ठीक है, कौन सा सबसे बड़ा बॉर्डर है, कौन से बॉर्डर लाइन पे, बॉर्डर लाइन का नाम क्या है, कौन से फोर्सेस की तैनाती है। इसके अलावा मैप भी देखेंगे और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक एक जो कंट्रीज हैं उनके जो भी इंपॉर्टेंट चीज हैं, जो हाईएस्ट पीक हो गया, लॉन्गेस्ट रिवर हो गया, पार्लियामेंट नेम हो गया, नेशनल बर्ड, फ्लावर, एनिमल, एक एक करके जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वो देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारे देश के कौन कौन से स्टेट से कौन कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट सवाल है। थोड़ा सा पेचीदा है, तो इसको हमने अलग ही कर रखा है ताकि आप आसानी से इसको समझ सको। ठीक है, उसके बाद मैरीटाइम बॉर्डर से पूछ लेते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो फिर ये क्या होता है मैरीटाइम बॉर्डर्स, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और भारत के मैरीटाइम बॉर्डर्स को भी देख लेंगे। फिर बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद नेबरिंग कंट्रीज को भी देखेंगे, क्योंकि आपको पता है जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से सवाल बनते हैं, जो करंट अफेयर्स में आ गया उससे बनेगा ही बनेगा, है ना। तो फिर हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट पढ़ेंगे, उसका तो उसको मैप से पे रिलोकेट करेंगे, फिर बॉर्डर डिस्प्यूट पढ़ेंगे, मैप पे रिलोकेट करेंगे। इसी तरीके से हम लोग सारे पढ़ेंगे। जैसा कि फिर मैंने आपको बताया था, जो वाटर ट्रीटी जो है जितने भी, वो मुझे पीआईबी में मिल गया था। तो फिर मैं यहाँ पे लिस्ट जो है उसको आपको समझाते हुए, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको लेक्चर के दौरान ही बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम लोग इस मॉड्यूल को खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हमारे यहाँ लैंड बॉर्डर कितना है, तो 15,106.7 किलोमीटर्स का। अगर आप 15,000 भी अगर आप दिमाग में रखोगे तो मुझे लगता है आप ऑप्शंस में एलिमिनेट कर पाओगे। फिर कोस्ट लाइन कितना है, तो 7,500 किलोमीटर्स, यानी टू बी वेरी प्रिसाइज 7,516.6 किलोमीटर। ये गवर्नमेंट का डेटा है। ठीक है, तो जो भी इन दोनों से सवाल बनते हैं, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अब हम लोग बॉर्डर के लेंथ और बॉर्डर लाइन और आर्म फोर्सेस को देखते हैं। दोस्तों, टोटल 7 कंट्रीज हमारे साथ बॉर्डर बनाते हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और थोड़ा सा एक बॉर्डर टच होता है अफगानिस्तान में, जो कि अभी पीओके का पार्ट है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या होता है ये, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे ही इसी लेक्चर के दौरान। अब सवाल, सबसे सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, जो कौन से ऐसे कंट्री, किस कंट्री से हमारा सबसे लंबा बॉर्डर है। तो दोस्तों, ये है बांग्लादेश। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पाकिस्तान से या फिर चाइना से या फिर नेपाल से, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज गौर करो, तो ये लोग किसी भी कंट्री का एक साइड कवर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बांग्लादेश की बात करो तो लगभग 3 साइड, लगभग क्या, 3 साइड से ही हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं बांग्लादेश को। ठीक है, तो अब इस हिसाब से अगर मान लो ये एक धागा है, ये अगर एक धागा है और इसको अगर आप सीधा करोगे तो फिर इस लेंथ का आ जाएगा, जो कि इन सभी लेंथ से बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो फिर लेंथ की बात कर लें तो 4097 किलोमीटर्स का बांग्लादेश से हम लोग बॉर्डर बनाते हैं, और ये सबसे बड़ा बॉर्डर है। दोस्तों, आपको पता होगा जो बांग्लादेश हमारे भारत का ही पहले पार्ट हुआ करता था, फिर 1947 में विभाजन हुआ और एक वेस्ट पाकिस्तान बना और एक ईस्ट पाकिस्तान बना, और ये जो ईस्ट पाकिस्तान है ये 1971 में जाके बांग्लादेश बन गया, अपने आप में एक कंट्री बन गया। ठीक है दोस्तों, तो फिर आप ये समझो, जब विभाजन की बात आई थी तो फिर लैंड बाउंड्री का मेजरमेंट हुआ था, और एक व्यक्ति थे सर रैडक्लिफ, उन्होंने मेजर किया था। इसी कारण से जो बॉर्डर लाइन है बांग्लादेश का, वो भी रैडक्लिफ के द्वारा मेजर किया गया था। इसको हम लोग रैडक्लिफ लाइन कहते हैं, और पाकिस्तान का भी
बॉर्डर है उसको भी हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। दोनों पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इससे भी सवाल आते हैं। अब चलते हैं चाइना। चाइना जो है वो दूसरा सबसे लंबा चौड़ा बॉर्डर हमसे बनाता है, और चाइना के दो प्रोविंस हैं, तिब्बत और जिनजियांग प्रोविंस, वो हम लोगों के साथ मिलके बॉर्डर बनाते हैं। और टोटल लेंथ है 3323 बॉर्डर सॉरी 3488। और इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस की यहाँ पे तैनाती होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो बॉर्डर लाइन है वो इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। दोस्तों मैकमोहन लाइन टोटल बॉर्डर को नहीं कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट को ही हम लोग मैकमोहन लाइन कहते हैं। जो आपको इधर अक्साई चिन है, लद्दाख वाला जो एरिया है, वहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हिसाब से बॉर्डर डिसाइड होता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में मॉड्यूल दे रखा है। नेपाल की बात करते हैं तो सशस्त्र सीमा बल की यहाँ पे तैनाती होती है। 1751 किलोमीटर्स का ये बॉर्डर लेंथ है। ये एक तरीके का ओपन बॉर्डर है दोस्तों। ओपन बॉर्डर का मतलब आवाजाही यहाँ पे होती रहती है, आम मतलब कोई वीजा वूजा नहीं लगता है। और यही कारण है जो यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल तैनात है। एक और ओपन बॉर्डर है, वो है भूटान का। 699 किलोमीटर्स का हम लोग उससे बॉर्डर शेयर करते हैं, और यहाँ भी सशस्त्र सीमा बल की तैनाती होती है। ठीक है, तो दो ओपन बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल तैनात है। म्यांमार की बात करते हैं, 1643 किलोमीटर्स का ये हमारा बॉर्डर लगता है, और आसाम राइफल्स की यहाँ पे तैनाती होती है। अभी हाल ही में आपको मणिपुर का जो वायलेंस चल रहा है, वहां पे आपको म्यांमार न्यूज में अक्सर आते हुए दिखता है, क्योंकि वहां से इन्फिल्ट्रेटर्स अंदर आते हैं। तो आपको जो इंडियन फोर्सेस की तैनाती वाला सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां पे आसाम राइफल्स की तैनाती होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अब अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 106 किलोमीटर का ऑफिशियल डेटा है, जो हमारा बॉर्डर टच होता है। एक छोटा सा बॉर्डर यहाँ पे टच होता है, जो कि अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पार्ट है। और यहाँ पे भी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस की तैनाती होती है। ठीक है दोस्तों। और ये डूरंड लाइन जो है उसके अंतर्गत आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इससे भी सवाल आते हैं। ठीक है, तो आईटीबीपी कहाँ कहाँ तैनात है? तो अफगानिस्तान और चाइना। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश, जैसा कि आपको नाम से लग गया होगा, और लिंक हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। दो ओपन बॉर्डर हैं, नेपाल और भूटान, वहां पे सशस्त्र सीमा बल की तैनाती होती है। म्यांमार के साइड में आसाम राइफल्स की तैनाती होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको डेटा। अब कुछ मैप के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों एक और सवाल बन के आता है, जो ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिनका ना कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है और ना ही कोई कोस्ट लाइन से ये टच होते हैं? तो ऐसे 5 हैं हमारे देश में। कौन कौन? तो एक तो पंजाब हो गया, दूसरा दिल्ली हो गया, तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और झारखंड हो गया। ये जो 5 ऐसे स्टेट हैं जो कि जिनका ना कोई बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, और कोई कोस्ट लाइन से भी ये टच नहीं होते हैं। एक ये सवाल हो गया, और दूसरा ये सवाल है, जो हमारे यहाँ जो एक साइड में लक्षद्वीप है और दूसरे साइड में अंडमान निकोबार है, इन दोनों का अगर लेंथ देखा जाए तो कितनी दूरी पे है ये? तो ये है 2094 किलोमीटर का आइलैंड कोस्ट का ये बॉर्डर बनाते हैं। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल देखने को मिलता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 15,000, 7,500 जो नंबर है, बाकी का बांग्लादेश का इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान का इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये सब सारी चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। और बॉर्डर फोर्सेस पे, बॉर्डर पे जो फोर्सेस तैनात हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बॉर्डर लाइन भी पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग एक एक करके जितने भी कंट्रीज हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे भी सवाल बनते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट होगा वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो बांग्लादेश 1971 में अस्तित्व में आया। जैसा कि हमने बताया, पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ये पाकिस्तान से अलग होके अपने आप में एक कंट्री बन गया। कैपिटल क्या है? तो ढाका है। इंडिपेंडेंस डे 26 ऑफ मार्च 1971। विजय दिवस यानी कि विक्ट्री डे कब है? 16 दिसंबर 1971। अब ये दोनों डेट क्या है? देखो ऐसा है, जो ये विक्ट्री डे है ना, विजय दिवस, इसी दिन बांग्लादेश को विक्ट्री मिली थी पाकिस्तान से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसी दिन हम लोग
हम लोग क्या, बांग्लादेश के लोग 16 दिसंबर 1971 को विक्ट्री दिवस यानी कि विजय दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो पहला चीज तो ये हो गया। अब आप एक चीज गौर करोगे, ये 16 दिसंबर 1971 है और इंडिपेंडेंस 16 मार्च 1971 है। तो फिर अगर आप इंडिपेंडेंट यहीं पे हो जा रहे हो तो फिर ये कौन सा विजय दिवस है ना? यही चीज है दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है। देखो ऐसा है, जो इसी दिन 16 दिसंबर 1971 में ये लोग पाकिस्तान से आजाद हुए थे और 26 मार्च 1971 में इन्होंने डिक्लेयर किया था जो हम लोग अब आजाद हैं। और फिर ये वॉर हुआ था और 2 हफ्ते का शायद वॉर चला था और 2 हफ्ते के वॉर के बाद 16 दिसंबर में 1971 में ये लोग पूर्णतया आजाद हो गए थे। यही कहानी है। भारत के साथ भी यही कहानी है दोस्तों। ऐसा है, 1947 15 ऑफ अगस्त 1947 में हम लोग ऑफिशियली आजाद हो गए थे और 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। ये इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त को मनाते हैं और रिपब्लिक डे 15 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी ये आया कहाँ से? तो ये बेसिकली हम लोगों ने इसको पेयर किया है 26 जनवरी 1930 को। इस समय में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज जो है ना, उसकी घोषणा उन्होंने की थी। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे भी सवाल आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी से पेयर्ड है। चलिए, अब नेशनल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो बंगाली, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो उर्दू है। दोस्तों ऐसा है, जब पहले पाकिस्तान बना था तो वहां पे एक ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू हुआ करता था, लेकिन जब बांग्लादेश बना पाकिस्तान से कट के तो उन्होंने अपना ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज बंगाली चूज किया। ठीक है, हमारे यहाँ नेशनल लैंग्वेज क्या है दोस्तों? हमारे यहाँ नेशनल लैंग्वेज नाम की कोई चीज नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, कोई नेशनल लैंग्वेज हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है, जो कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। कमिंग बैक टू द थिंग, करेंसी की बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेशी टाका वहां पे चलता है। नेशनल स्पोर्ट्स कबड्डी है। कैसे? मुझे याद है, तो कबड्डी की जो स्पेलिंग होती है ना, KABA, नहीं, सॉरी, KABADDI, तो BA से बांग्लादेश। ठीक है। नेशनल एनिमल की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर, हमारे यहाँ मैग्निफिसेंट टाइगर। ठीक है। नेशनल बर्ड मैगपाई रॉबिन, एक तरीके का हमिंग बर्ड टाइप का दिखता है लेकिन है तो रॉबिन। नेशनल फ्लावर वहाँ पे व्हाइट वाटर लिली, जिसको सादा सफला लोकल भाषा में कहते हैं, यही नेशनल एम्बलम भी है। ठीक है। पार्लियामेंट नेम का नाम है, पार्लियामेंट जो है वहाँ पे उसको जातीय संसद भवन कहते हैं। लैंड बाउंड्री की बात करें तो इंडिया और म्यांमार के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। अब थोड़ी सी चीज और समझो, ये देखो ऐसा है, जो इंडिया के साथ तो आपको पता है 3 तरह से घिरा घिरा हुआ है, यहाँ से ये म्यांमार का बाउंड्री शेयर करता है। दोस्तों आपको एक चीज पता होगा, जब म्यांमार का एक एक वहाँ पे छोटा सा चीज जाति होती है जिसका नाम है रोहिंग्या। रोहिंग्या मुस्लिम्स अक्सर न्यूज में देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये इंडिया में अब वहां पे ये प्रोसिक्यूटेड है, कहने का मतलब रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड है, क्योंकि आपको पता है जब म्यांमार में बुद्धिज्म मेजोरिटी में है, मुस्लिम माइनॉरिटी में है। पास में मुस्लिम मेजोरिटी में है, कहाँ पे? तो बांग्लादेश में, है ना। तो ये जो रोहिंग्या हैं वो यहाँ से मिजोरम से इंडिया में एंटर करते हैं और बांग्लादेश में भी एंटर यहीं से कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे है इनका रखैन प्रोविंस, जहाँ पे ये अच्छे नंबर में देखने को मिलते हैं। इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी 2017 में और उसके बाद ये लोग यहाँ से एंटर कर जा रहे हैं। और यही विवाद है जो हम लोग अक्सर न्यूज़ में देखा करते थे। ठीक है। रखैन प्रोविंस कहाँ पे? तो म्यांमार में है दोस्तों। ठीक है। चलिए, कमिंग बैक टू द थिंग, लैंड बाउंड्री इंडिया और म्यांमार हम लोगों ने समझ लिया। लॉन्गेस्ट रिवर की बात करते हैं तो पद्मा। हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो क्योकरा दोंग सवालों में आते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फ्लैग डिजाइनर कौन था? तो कमरुल हसन। हमारे कौन से थे फ्लैग डिजाइनर? मतलब भारत के फ्लैग डिजाइनर कौन थे? आपको तो नाम पता ही होगा। नहीं पता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिंगली वेंकैया। ठीक है। चलिए, और लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी चकमा। चकमा। दोस्तों एक और चीज समझो, ऐसा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर अखबारों में अगर आप पढ़ रहे होगे तो एक चीज आपको अक्सर देखने को मिलता होगा, वो था चकमा हेजोंग रिफ्यूजी क्राइसिस। मेरी राइटिंग के लिए सॉरी,
क्या है ये? तो देखो दोस्तों, चकमा जो होते हैं ना, ये बुद्धिस्ट होते हैं, और हेजोंग जो होते हैं ये हिंदू होते हैं। अब ये यहाँ पे जो हैं, ठीक है, अब आपको पता है जो ये बुद्धिस्ट हैं, अब जिस तरीके से आप समझो म्यांमार में जिस तरीके से रोहिंग्या माइनॉरिटी में है, उस तरीके से बांग्लादेश में चकमा जो है वो माइनॉरिटी में है, हेजोंग जो हिंदू हैं वो भी माइनॉरिटी में है। तो ये अब जहाँ पे ये रूल होता है हर जगह, जो मेजोरिटी जो भी रिलीजन होता है वो माइनॉरिटी को ज्यादा प्रोसिक्यूट करता है। हमारा भारत तो वैसे बहुत ही अच्छी स्थिति में है दोस्तों, हम लोग माइनॉरिटी को बहुत सम्मान देते हैं। ठीक है, ये अच्छी चीज है, और यही कारण है जो आज भी हम लोग गर्व से कहते हैं जो हमारा देश जो है वो डाइवर्स है, डाइवर्सिटी के साथ है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रिलीजन है, बहुत ही ज्यादा है। आप समझो, बुद्धिज्म भी यहीं से आ रहा है, जैनिज्म भी यहीं से आ रहा है, समझ रहे हो? तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे देखने को मिलता है। तो खैर, कमिंग बैक टू द थिंग, अब बांग्लादेश में क्या है ना, जो चकमा हेजोंग, चकमा बुद्धिस्ट होते हैं, हेजोंग हिंदू होते हैं, अब ये रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड है, और यही कारण है जो ये लोग इंडिया में मूव करते हैं, और इनको सिटीजनशिप देने की बात कयावाद चल रही है। ठीक है, और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से न्यूज बनता है। कमिंग बैक टू द थिंग, लैंड बाउंड्री, लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री विद इंडिया, सबसे फेवरेट सवाल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो ये आपको पता होना चाहिए। 4096 या फिर 4097 किलोमीटर, कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन ऑप्शंस में दिख सकता है। अब इंडियन स्टेट्स विद स्टेट शेयरिंग बॉर्डर्स विद बांग्लादेश, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, यानी कि टोटल 5। कहाँ कहाँ देख लेते हैं मैप में। देखो दोस्तों, ऐसा है, यहाँ से असम लग रहा है, यहाँ से मेघालय लग रहा है ना, यहाँ से त्रिपुरा लग रहा है, मिजोरम का छोटा सा बॉर्डर यहाँ से लग रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है, और त्रिपुरा तो लग ही रहा है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। मेजर एक्सपोर्ट की बात करें तो आपको पता है जो बांग्लादेश में कपड़े का काम बहुत ही ज्यादा होता है, और समझो वहां पे इकोनॉमी का पीएमएफ हो रखा है। पीएमएफ क्या होता है दोस्तों? तो प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये था हमारा हमारा बांग्लादेश। अब चलते हैं नेपाल। दोस्तों, नेपाल का एक यूनिक चीज देखो, ये जो फ्लैग है ना, ये पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ट्रायंगुलर फ्लैग जो है वो नेपाल का ही है, और ये यूनिक है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐड कर रखा है। चलिए, कमिंग बैक टू द थिंग, नेपाल जो है वो भारत से समझो ट्रीटी ऑफ सुगौली, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देते हैं, ट्रीटी ऑफ सुगौली, सुगौली, ठीक है, जो कि बेसिकली 1816 में साइन हुआ था, किनके बीच में? तो ब्रिटिशर्स और एक पंडित हुआ करते थे गजराज मिश्रा, उनके बीच में ये साइन हुआ था, और यही जो ट्रीटी है यही बॉर्डर डिसाइड करता है। ठीक है, और ये इसको हम लोग बेसिकली जब बॉर्डर डिस्प्यूट पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, तो इसको अच्छे से समझेंगे। कमिंग बैक टू द थिंग, चलिए वापस आते हैं। कैपिटल काठमांडू, ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली, करेंसी नेपाली रुपीज, नेशनल स्पोर्ट्स वॉलीबॉल। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस पे सवाल आते हैं, आपको पता होना चाहिए। वॉलीबॉल आपको एक दो नेबरिंग स्टेट्स में देखने को मिलेंगे, एज अ नेबरिंग कंट्रीज में देखने को मिलेंगे एज अ नेशनल स्पोर्ट, तो आपको गौर करना है। नेशनल एनिमल काउ, नेशनल फ्लावर रोडोडेंड्रॉन एर्बोरियम। रोडोडेंड्रोम एक तरीके समझो ये ना, जो झाड़ी वाले जो पौधे होते हैं ना, जो कांटे कांटे निकले होते हैं, पहाड़ों पे अक्सर देखने को मिलते हैं, उन्हें रोडोडेंड्रॉन कहते हैं। जैसे एक बोगनवेलिया, उसी की वैरायटी है। ठीक है, हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, और लॉन्गेस्ट रिवर तो करनाली रिवर। दोस्तों, करनाली रिवर यहाँ पे देखो ना, बॉर्डर इसी से बनता है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये तिब्बत से आता है, और नेपाल में इसको करनाली कहते हैं। इंडिया में ये आता है तो ये घाघरा कहलाता है, घाघरा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे 21 दिसंबर 1923 को मनाया जाता है। नेशनल पार्लियामेंट नेम का क्या है? तो नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा। नेशनल बर्ड हिमालयन मोनाल। इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया और चाइना के साथ नेपाल का लगता है। चाइना के साथ स्टीप बॉर्डर है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पहाड़ है, और इंडिया के साथ प्लेन बॉर्डर लगता है, यही कारण है जो जितने भी ट्रेड लाइंस हैं वो इंडिया के साथ खुले हुए हैं इनके। इंडियन स्टेट शेयरिंग बॉर्डर्स विद नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार। एक, दो, तीन, चार, पांच, टोटल 5। किसी भी कंट्री से जो बॉर्डर लगता है ना,
हमारे स्टेट्स का सबसे मैक्सिमम है 5, ये आपको दिमाग में रखना ही रखना है। यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन फ्लैग, जैसा कि नेशनल फ्लैग, वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अब किंगडम ऑफ भूटान की बात कर लेते हैं दोस्तों। किंगडम ऑफ भूटान बहुत ही अच्छा कंट्री है, हमारे साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती है। कैपिटल का नाम है थिम्पू, और नेशनल लैंग्वेज है वहाँ पे जोंगखा, ठीक है। करेंसी जो है वो नगल ट्रम्प। अब भूटान एसएससी का बहुत ही फेवरेट है दोस्तों। ऐसे मुझे लगता है जो भी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो ना, सब पे सवाल आ चुके हैं, सब पे। नेशनल स्पोर्ट्स आर्चरी, नेशनल एनिमल टाकिन। टाकिन बेसिकली याक की तरह होता है, और इसके जो फर होते हैं वो गोल्डन कलर के होते हैं। नेशनल बर्ड रेवन। पार्लियामेंट नेम, इसको शोगडू कहते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर ड्रांगमेचू, जो कि मानस रिवर है। हाईएस्ट पीक की बात करें तो गैंगखर पियोनसम, ठीक है। एसएससी का फेवरेट सवाल है, ये 2-3 बार तो आ चुका है। यूनिक इन्वायरमेंटल स्टेटस क्या है? द ओनली कार्बन नेगेटिव कंट्री इन दिस वर्ल्ड। ये क्या होता है दोस्तों? ऐसा है, कार्बन नेगेटिव कैसे हो जाओगे आप? ऐसा है, जितना आपकी फैक्ट्रीज धुआं छोड़ेंगे, यानी कि कार्बन का जितना ज्यादा इमिशन होगा, उससे ज्यादा आप कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करोगे। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब उसको बैक टू नेचर में डालोगे कार्बन को, ठीक है। कैसे सिक्वेस्ट्रेशन होता है? थ्रू फॉरेस्टेशन हो गया, या फिर और भी डिफरेंट मीन्स हैं, उसके तहत कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन होता है। तो ये जो कंट्री है वो कार्बन के सिक्वेस्ट्रेशन ज्यादा करती है, और इसी कारण से कार्बन नेगेटिव कंट्री है। आपको बता दें, जो भूटान में कानून है उसके हिसाब से किसी भी एरिया में 60% फॉरेस्ट से कम नहीं होना चाहिए। तो आप ऑटोमेटिकली कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन पे को बढ़ावा दे रहे हो, और आप कार्बन नेगेटिव हमेशा रहोगे। हिस्टोरिकल नोट की बात करें तो कभी ये गुलाम नहीं हुआ। निकनेम की बात करें तो लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, सवाल पूछा जा चुका है, इसीलिए यहाँ पे ये एडेड है। कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन डेट देखो, हाल ही में का कहने का मतलब 2008 की बात है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करें तो इंडिया और चाइना के साथ ये बाउंड्री लगती है, और यहाँ पे डिस्प्यूट है। और ये जो आपको एरिया है ना, यहाँ पे डोकलाम क्राइसिस देखने को मिला था 2017 में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे भी जम के सवाल है। इंडियन स्टेट शेयरिंग बॉर्डर्स विद भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, 4 हैं, ठीक है। मात्र 4 हैं। आसाम, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम इधर से लग रहा है बॉर्डर, और वेस्ट बंगाल यहाँ से लग रहा है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब म्यांमार चल लेते हैं। म्यांमार जो है, इसको बर्मा पहले कहते थे, ठीक है, लेकिन 1989 में अब इसको म्यांमार कहने लग गए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा सवाल आता है इसके कैपिटल से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद जो कि है नेपिडो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, नेपिडो या फिर नेपिटाओ जो कह लीजिए। ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पे बर्मीज है। करेंसी जो है वो क्यात है। इससे भी सवाल आते रहते हैं। ऑप्शंस में तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। नेशनल स्पोर्ट्स वहाँ पे चिन लोन है, जो कि केन बॉल है। बेसिकली बांस जो होते हैं ना, बांस से ये बॉल बनाया जाता है। जो हमने स्पोर्ट्स पढ़ाया था आपको, तो वहाँ पे फोटोग्राफी दिखाई थी, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो तो आपको दिख जाएगा। फिर नेशनल बर्ड की बात कर लें तो वहाँ पे ग्रीन पी हॉल, जिसको दुआंग लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। नेशनल फ्लावर जो है वो पडॉक है। वो बेसिकली सरसों के फूल की तरह होता है, ये पडॉक। उसके बाद इंडिपेंडेंस डे 4 जनवरी 1948 में मनाते हैं। उसका लॉन्गेस्ट रिवर जो है यहाँ पे इरावदी है। और ये समझो इस तरीके से पूरा का पूरा म्यांमार को कवर करते हुए निकलती है। हाईएस्ट पीक की बात करें तो फिर माउंट अहाकाबो है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करें तो थाईलैंड, लाओस, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों। 5, 1 2 3 4 5, 5 बॉर्डर, 5 स्टेट्स के 5 इंटरनेशनल बॉर्डर लगाते हैं ये। थाईलैंड के साथ, लाओस के साथ, चाइना के साथ, इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, हमारा फ्रेंडली कंट्री। नहीं दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। हमेशा वॉर में हम लोग लगे रहते हैं। कई बार दोस्ती के हाथ बढ़ाए गए, कई बार हाथ खींचे गए, है ना। कैपिटल की बात करते हैं तो इस्लामाबाद। ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू, बांग्लादेश का बंगाली था, और यहाँ पे उर्दू है, आपको पता होना चाहिए। करेंसी की बात करें तो पाकिस्तानी रुपी। नेशनल स्पोर्ट्स की बात करें तो हॉकी, हमारे यहाँ भी यही है। नेशनल एनिमल की बात करें तो मारखोर। मारखोर क्या है? तो एक तरीके का गोट होता है दोस्तों, ठीक है, जिसका सींग गोल होता है। इस तरीके का गोल रहेगा, है ना।
नेशनल बर्ड की बात करें तो चूकर पैरिज, जो कि बेसिकली एक तरीके का कबूतर टाइप का होता है देखने में। उसके बाद नेशनल एंथम कौमी तराना, नेशनल फ्लावर जैस्मीन, इंडिपेंडेंस डे या फिर फॉर्मेशन डे 14 अगस्त 1947, मतलब एक दिन हमसे पहले। लॉन्गेस्ट रिवर इंडस रिवर, इसी पे पूरी की पूरी इनकी इकोनॉमी टिकी हुई है अगर रिवर की बात करें तो। प्राइम मिनिस्टर पहले थे लियाकत अली खान, एसएससी में इस पे सवाल दसों बार आ चुके होंगे। पार्लियामेंट नेम मजलिसे शूरा। ठीक है, तो ये है अपना पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरीके से ये दिख रहा है, और कहाँ कहाँ बॉर्डर लगते हैं हमारे देश से तो वो भी देख लेते हैं। देखो ऐसा है, जो लद्दाख से लग रहा है, जम्मू कश्मीर से लग रहा है, पंजाब से लग रहा है, राजस्थान से लग रहा है, गुजरात से लग रहा है, यही है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन, टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया, यानी कि श्रीलंका से। ठीक है, श्रीलंका की बात करेंगे। उसका ऑफिशियल नेम है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। क्या होता है ये इतना बड़ा बड़ा नाम? ये एक्चुअली में दिखाता है जो हम हमारी कंट्री किधर अलाइंड है। तो यहाँ पे ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब ये हुआ जो ये लोग अपने फैसले लेने के लिए सक्षम है, ठीक है, और यहाँ पे एक हेड ऑफ द स्टेट बैठता है, ठीक है। अब चलिए हमारा क्या है, हमारे प्रियम्बल में मेंशन है सोवर्न सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। हम लोग संप्रभुत्व हैं, मतलब सोवरेन है। सोवरेन का मतलब ये हुआ, और सोवरेन का मतलब सोवरेन, सोवरेन का मतलब ये हुआ जो हम लोग अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। हमें दूसरों का इनपुट नहीं चाहिए, दूसरी कंट्री का इनपुट नहीं चाहिए। कोई कंट्री हमें गवर्न नहीं करता है, हम लोग खुद को अपने आप को गवर्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशलिस्ट है, यानी कि समाजवादी प्रिंसिपल्स हैं हमारे। सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष हैं हम लोग। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है जो हमारे यहाँ जो भी धर्म है उससे हमारा एक प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस रहा है। एक होता है सर्व धर्म सद्भाव, हम इसमें बिलीव करते हैं। अब ये क्या है डिफरेंस, ये समझो। डिफरेंस ये है, जो यूएस में जो सेकुलरिज्म है वो ये कहता है जो स्टेट जो है, मतलब स्टेट का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ही समझ लो आप, ठीक है। कंट्री जो है वो आपको कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम द चर्च। कहने का मतलब ये चर्च है और ये कंट्री कंट्री है। कहने का मतलब सेकुलर का मतलब बीच में कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ ये चीज नहीं है, हमारे यहाँ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस होना चाहिए। हमारे यहाँ जितने भी धर्म है उस पे एक समान रूप में प्रिंसिपल्ड वे में एक दूरी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो फिर हमारा सेकुलरिज्म यूएस के सेकुलरिज्म से डिफरेंट है। ये यूपीएससी में मेंस में सवाल भी आ चुका है, ठीक है। सर्वधर्म सद्भाव को हम लोग फॉलो करते हैं। चलिए कमिंग बैक टू द थिंग, कमिंग बैक टू श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका की बात करते हैं तो श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे उसका लेजिस्लेटिव कैपिटल है। कोलंबो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है, ठीक है। तो कहने का मतलब वहां ये जो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे जो है, यहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, और कोलंबो में आपको एग्जीक्यूटिव्स बैठते हैं और जुडिशियल बॉडीज, यहाँ आपको प्रमुख जुडिशियल बॉडीज कोलंबो में ही बैठती है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो सिन्हाला। उसके बाद करेंसी की बात करें तो श्रीलंकन रुपी। नेशनल स्पोर्ट्स वॉलीबॉल। नेशनल एनिमल एलिफेंट। नेशनल फ्लावर वाटर लिली। लॉन्गेस्ट रिवर महावेली गंगा। सवाल आता है, एसएससी में ऑलरेडी आ चुका है तो ये आपको पता होना चाहिए। गंगा देख के कंफ्यूज मत हो जाना। इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो 4 फरवरी 1948 में इंडिपेंडेंस मिला था। और हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट पेड्रो, जिसका दूसरा नाम है पिदुर तल्लागला, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यानी कि एसएससी में भी इस पे सवाल आ चुका है। निक नेम्स की बात करें तो पर्ल्स ऑफ द इंडियन ओशन, पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन जिस तरीके से ये दिख रहा है पर्ल की तरह, या फिर टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया इसको बुलाते हैं। और फेमस किस लिए है तो इकोनॉमी इनकी एग्रीकल्चर बेस्ड है, टूरिज्म बेस्ड है। फाइनेस्ट टी वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, रबर देखने को मिल जाएगा, कोकोनट देखने को मिल जाएगा, और स्पाइसेस, प्रीमियम स्पाइसेस का उत्पादन करने में श्रीलंका बहुत ही अव्वल है। चलिए दोस्तों अब मालदीव्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों ऐसा है, जो हमारे जो कंट्रीज के नेबरिंग कंट्रीज से जो रिलेशन है वो वहाँ की गवर्नमेंट पे बहुत ही ज्यादा निर्भर करती है। अब जैसे मालदीव्स की बात करते हैं, मालदीव्स में अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी चुनी जाएगी जो हमारे भारत से अच्छे संबंध होंगे, या फिर कोई गवर्नमेंट ऐसी चुनी जाएगी जो कि चाइना को तवज्जो देगा, ठीक है। और यानी कि इंडिया और चाइना हमारे नेबरिंग कंट्रीज के प्रमुख धुरी हैं।
लेकिन सच पूछो तो इंडिया जो है वो चाहता है जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज आगे बढ़े। लेकिन चाइना का जो पॉलिसी होता है वो आपको एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होता है। कहने का मतलब ये हुआ जैसे श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट है, सारा पैसा चाइना दे दिया जो भाई तुम पोर्ट बनाओ। अब उस पोर्ट से चाइना को फायदा तो हो रहा है, मिलिट्री बेस वगैरह बन रहा है, लेकिन श्रीलंका की इकोनॉमी का बंटाधार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से चाइना काम करती है, हम ऐसा काम नहीं करते हम लोग। दोस्तों मौले की बात कर लेते मालदीव्स की बात कर लेते हैं। कैपिटल है मौले, ऑफिशियल लैंग्वेज दीवेही। और इस पे सवाल आते हैं, आपको पता होना चाहिए। करेंसी की बात करें तो मालदीवियन रुपया। नेशनल बर्ड व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर hen। और पार्लियामेंट नेम मजलिस, पीपल्स मजलिस। इंडिपेंडेंस डे 26 ऑफ जुलाई 1965। नोटेबल इवेंट की बात करें तो फर्स्ट अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग 2009 में हुआ था। और ये क्लाइमेट चेंज को लेके ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट था और न्यूज में आया था। चाइना, चाइना की बात कर लेते हैं दोस्तों। कैपिटल बीजिंग। चाइना, ऑफिशियल लैंग्वेज मंडारिन। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो फेमस लैंग्वेज है वहां पे, मंडारिन और कैंटोनीज। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है मंडारिन है। करेंसी की बात करते हैं तो चाइनीज युआन, जिसको रेनमिनबी भी कहते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं। नेशनल एनिमल की बात करते हैं तो जाइंट पांडा। दोस्तों पांडा का ये चाइना क्या करते हैं ना, जो अपने कल्चरल डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने के लिए पांडा का इस्तेमाल करती है। क्या करती है, जिस जिस भी चाइना जिस भी कंट्री से उसके अगर ट्रेड रिलेशंस या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे होंगे तो वहां पे वो पांडा गिफ्ट दे देती है। ठीक है, तो इसको पांडा डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी भी कहते हैं। ठीक है, तो कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दिख जाएगा तो समझ जाना वो चाइना। सवाल कैसे दिखेगा, तो पांडा डिप्लोमेसी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू चाइना, है ना। नेशनल बर्ड रेड क्राउन्ड क्रेन। नेशनल स्पोर्ट की बात करते हैं तो टेबल टेनिस। दोस्तों जब हमने स्पोर्ट्स सेक्शन कवर करा था तो आपको हमने बताया था जो चाइना का नेशनल स्पोर्ट्स टेबल टेनिस है। हालांकि टेबल टेनिस का ओरिजिन जो है वो इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन तो सांघाई। नेशनल इंडिपेंडेंस डे बात करें तो अक्टूबर 1 1949। पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो फिर नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और एक और नाम है जिसको प्रोनाउंस करने में मुझे दिक्कत हो सकती है, उसका नाम है क्वांगो रेनमिन। रेनमिन का मतलब होता है पीपल, इतना जैसा कि मुझे जानकारी है। रेनमिनबी का मतलब होता है पीपल्स करेंसी। तो यहाँ पे फिर आपको रेनमिन देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब होता है पीपल। फिर दाई बियाओ और दाहोई। ठीक है तो आपको सवाल आएगा नेशनल पीपल्स कांग्रेस से। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो यांगजे। सेकंड जो रिवर है सबसे लंबा वो है हुआंगहो रिवर, जिसको येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें जो चाइना से एक और रिवर निकलती है जो कि हमारे यहाँ सिंटेक्सियल बेंड करके एंटर करती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। उसको चाइना में यारलुंग सांगपो कहते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट का नोट की बात करें तो लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड जो है वो चाइना में ही है। हालांकि डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन पार्लियामेंट जरूर है। बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो दोस्तों देख लो कितनी ज्यादा कंट्रीज हैं इसके साथ बॉर्डर बनाते हुए। अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया। जो कि सबसे लंबा बॉर्डर मंगोलिया का है। म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, वियतनाम। दोस्तों एक चीज जान के आपको आश्चर्य होगा, जो कितने बॉर्डर हो गए पहले ये गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है ना। इन सभी के साथ इनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो हमारा चाइना इतना अच्छा कंट्री है, जिसके जितने भी बॉर्डर लगे हुए हैं ना कंट्रीज, इन सभी के साथ इनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चलते हैं। ये तो आपके लैंड बाउंड्रीज हो गए, जिनके साथ समंदर के साथ जो बाउंड्री चलती है उसमें भी इनका साउथ चाइना सी में इनकी दादागिरी चलती है। यहाँ पे इन्होंने 9 डैश लाइन बना रखा है ताकि ये मैरी टाइम बाउंड्री को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सके। जैसे मान लो अब ये क्या करेगा, एक आइलैंड यहाँ पे बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, रेत डाल डाल के आइलैंड बनाना शुरू कर देगा। और फिर अब क्या होगा, जो ये टेरिटोरियल बाउंड्री है वो खिसक जाएगी। समझ रहे हो, खिसक जाएगी तो फिर यहाँ पे जो कंट्री होगी उनको दिक्कत होगी। अब ये क्लेम करेंगे जो भाई साहब ये एरिया मेरा है, लेकिन ये छोटे कंट्री है और ये बड़ा कंट्री है, तो ये अपनी दादागिरी और धौस दिखाएगा, है ना। तो यही सारी कहानी है। इंडियन स्टेट बाउंड्री की बात करते हैं तो हमारे यहाँ लद्दाख से बॉर्डर लगता है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, ये रहा।
उत्तराखंड से बॉर्डर लगता है, ये रहा। हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर लगता है, फिर सिक्किम से बॉर्डर लगता है और अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो 1 2 3 जैसा कि मैंने बताया मैक्सिमम बॉर्डर किसी भी कंट्री का हमारे स्टेट से 5 ही बॉर्डर स्टेट लगते हैं, बस ज्यादा नहीं। अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री को मैकमोहन लाइन से डिमार्केट किया गया है, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया। चलिए, अब पहुंच जाते हैं अफगानिस्तान। दोस्तों, हाल ही में अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो गया है। यही कारण है जो इंडिपेंडेंस डे 19 अगस्त 19 यानी कि 2019, ठीक है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ये डेट एक्सेल ने गलत ले रखा है, मतलब फॉर्मेट गलत ले रखा है, इसको मैं सही कर दूंगा। चलिए, कैपिटल काबुल, ऑफिशियल लैंग्वेज पश्तो एंड दारी, अफगान एंड पर्शियन, ठीक है। करेंसी की बात करते हैं तो अफगानी, नेशनल स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो बुज़काशी। जब हमने स्पोर्ट्स पढ़ाया था तो इसकी चर्चा हम लोगों ने ऑलरेडी की थी। और हाईएस्ट पीक की बात करें तो नौशाख। दोस्तों, बुज़काशी कैसे खेलते हैं ना, जो घोड़े पे बैठे होते हैं और नीचे में कोई डेड एनिमल होता है, उसको ये मारते मारते ले जाते हैं। पता नहीं कैसे खेलते हैं, जो आपने खुदा गवाह मूवी देखी होगी तो उसमें दिखाया है। लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो हेलमंड रिवर। और नेशनल बर्ड गोल्डन ईगल, नेशनल फ्लावर ट्यूलिप। और इंडिपेंडेंस डे हमने ऑलरेडी बता दिया। बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो इंडिया का जो पीओके वाला जो बॉर्डर है वो लगता है यहाँ पे। पाकिस्तान से इनका बॉर्डर लगता है। उसके बाद ईरान से भी इनका बॉर्डर लगता है। ऊपर से चाइना से भी इनका बॉर्डर लगता है। तुर्कमेनिस्तान से लगता है, उज्बेकिस्तान से लगता है, तजाकिस्तान से लगता है। नोटेबल फैक्ट की बात कर लें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड कौन है, तो अफगानिस्तान। सवाल बनते हैं, इसीलिए यहाँ पे नोटेबल फैक्ट में हमने ऐड कर दिया है। चलिए, नेबरिंग कंट्रीज को हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इससे बनते हैं और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। जैसा कि मैंने बताया, मैक्सिमम आपको 5 एंट्रीज दिखेंगी। 5 5 5 5। बांग्लादेश का 5 से लगता है। अफगानिस्तान से शुरू करते हैं। पीओके और पीओके लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 106 किलोमीटर का टोटल बॉर्डर है ऑफिशियल। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं तो वेस्ट बंगाल से लगता है, मिजोरम से लगता है, मेघालय से लगता है, त्रिपुरा से लगता है, आसाम से लगता है। भूटान की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। चाइना की बात करें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार का 4 लगता है, कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। नेपाल की बात करें तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पाकिस्तान की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। तो ये आपको पता ही होना चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। दोस्तों, मैरीटाइम बाउंड्री से भी सवाल आते हैं, तो हम लोग को देखना तो बनता ही है ना? तो दोस्तों, ऐसा है, जो आप समझो ये इंडिया का लैंड बॉर्डर है, ठीक है। फिर लेकिन समंदर का कौन सा बॉर्डर है हमारा? तो ऐसा है, जो इनलैंड वाटर्स जितने भी होंगे वो समझो बेसलाइन के अंदर में होंगे। बेसलाइन क्या हुआ? बेसलाइन ये हुआ, जो देखो ये जैसा बेसलाइन यहाँ पे लिखा हुआ ना, बेसलाइन क्या होता है? बेसलाइन ये होता है जहां पे लो टाइड जहां तक आता है ना, वो आपका बेसलाइन हो गया, ठीक है। तो मान लो ये समंदर का, अब समझो ये हमारा इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया। तो जहां तक लो टाइड आएगा ना, उसको हम लोग बेसलाइन मान लेते हैं। तो ऐसा है, जो इनलैंड वाटर्स हो गए, उसके बाद टेरिटोरियल सी, कॉन्टिगियस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 4 जो है यहाँ पे डिवाइडेड है, 4 रीजन में। और ये कौन डिसाइड करता है? तो ये करता है UNCLOS अनक्लॉस, जिसकी चर्चा हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। अब टेरिटोरियल सी की बात कर लेते हैं। तो ये आपको बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल जो है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो 12 नॉटिकल माइल तक आपका ये टेरिटोरियल सी है। कहने का मतलब यहाँ पे आप ही का कानून चलेगा, ठीक है। फिर कॉन्टिजियस जोन जो है, कॉन्टिगियस जोन, वो 24 नॉटिकल माइल, यानी कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिमिटेड कानून चलता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो लेंथ है ये 24 नॉटिकल माइल है, इसको कॉन्टिगियस जोन कहते हैं। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? द एरिया एक्सटेंडिंग 200 नॉटिकल माइल्स, यहाँ तक है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। फ्रॉम द बेसलाइन, बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल, एक्सेप्ट व्हेन द स्पेस बिटवीन द टू कंट्री इज लेस देन 400 नॉटिकल माइल्स। अगर इसके बीच में अगर कोई और कंट्री आ जा रहा है तो वहां पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की परिभाषा बदल जाएगी। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो इस तरीके से आपका मैरीटाइम बॉर्डर डिसाइड होता है।
अब देखो श्रीलंका। श्रीलंका ये है ना, जो हमारा जो उसका टेरिटोरियल जो सी है, इंडिया और श्रीलंका का, वो ओवरलैपिंग है। और यहाँ पे काच्छदीवू आइलैंड है, जो कि डिस्प्यूट में था, उसको भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका मैरीटाइम बॉर्डर रहा। अब आगे देखते हैं। अब बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात कर लेते हैं, जो कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो भी देख लेते हैं। लगभग सभी के साथ हैं, म्यांमार को छोड़ के। चाइना की बात कर लेते हैं। तो चाइना में 3 जगह बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलता है, वेस्टर्न सेक्टर में, मिडिल सेक्टर में और ईस्टर्न सेक्टर में। वेस्टर्न सेक्टर का जो रीजन है, कहाँ पे देखने को मिलता है? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में, जो कि पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, और अभी वो अलग से एक यूटी ही बना दिया गया है, यानी कि यूनियन टेरिटरी ही बना दिया गया है। डिस्प्यूट कहाँ पे है? तो अक्साई चिन में है। एरिया जो है अक्साई चिन, वो डिस्प्यूटेड एरिया है। अब इंडिया कहता है जो अक्साई चिन है वो लद्दाख का पार्ट है, और चाइना कहता है जो ये जिनजियांग प्रोविंस का पार्ट है। अब ये आया कैसे? ये डिस्प्यूट की जड़ें कहाँ पे हैं? तो ये भाई साहब झगड़ा लगा के गए हैं, जिनका नाम है ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो झगड़ा लगा के गए थे। यहाँ पे 2 लाइन है, बेसिकली जॉनसन्स लाइन और मैकडोनल्ड लाइन। दोनों फॉल्टी लाइन है, दोनों के जो एरियाज है ना वो ओवरलैपिंग है, और दोनों से कुछ डिसाइड नहीं होता है। तो इस कारण से क्या है ना, जो एक समझो, वहां पे बॉर्डर कैसे डिसाइड होता है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना गया है। मतलब पूरा का पूरा जो जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन को, दोनों को गिन लिया गया है, और वहां से एक दूरी बना ली गई है अराउंड 30 किलोमीटर्स की। और यहाँ पे क्या है ना, जो ऊपर चाइना है और नीचे इंडिया है। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है बीच में, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। कहने का मतलब ये एक थोड़ा सा एरिया है 30 किलोमीटर्स का। इन दोनों ने इस 30 किलोमीटर्स में ये नो मैंस लैंड बना रखा है। यहाँ पे ना तुम जाओगे ना हम जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चाइना का बॉर्डर इंडिया के साथ काम करता है, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे चलता है। लाइन लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि रीजन को सेपरेट करता है। समझ में आ गया? अब मिडिल सेक्टर की बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे चाइना अपना एरिया क्लेम करता है, लेकिन ये मिनिमल डिसएग्रीमेंट माना जाएगा, क्योंकि बाकी के जो एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा टसल देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ईस्टर्न सेक्टर की बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो मैकमोहन लाइन के द्वारा बनाया गया था। और चाइना का आपको पता ही है, जो वो थोड़ा-सा, कोई भी उसका पड़ोसी देश रहे, वो उसके एरिया को अपना एरिया दिखाता ही दिखाता है। कहता क्या है, रीज़न क्या है? तो ऐसा है, जो ये चाइना पुराना नक्शा लेके आया था, दिखाता देखो ये एरिया जो तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश है, वो हमारा एरिया है। अब उस नक्शे की वैल्यू कुछ नहीं है। कहने का मतलब वो उन्हीं का अपना नक्शा है, तो हमें उससे क्या करना है ना? तो हम तो मानेंगे जो डिमार्केशन ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई थी, उसी के हिसाब से मानेंगे ना, ठीक है। और मैकमोहन लाइन को चाइना रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। कहता है जो बेसिकली आपने ये तिब्बत के साथ डील किया था, और तिब्बत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास कोई अथॉरिटी थी नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से ये कर दिया, ठीक है। आपको पता होगा जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन पे भी चाइना का अपना कब्जा हो रखा है। दलाई लामा वाला कॉन्सेप्ट जो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। चलिए मैप में देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो ये है अक्साई चिन, कश्मीर एरिया हेल्ड बाय चाइना, क्लेम्ड बाय इंडिया। ये तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है, ये हिमालय है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये भी डिस्प्यूटेड रीजन है, कुछ पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है। और यहाँ पे जो आप एरिया देख रहे हो ये है डोकलाम, ठीक है। ये ट्राई जंक्शन है एक तरीके से, यानी कि भूटान से बॉर्डर लग रहा है, इंडिया से बॉर्डर लग रहा है, और चाइना का अपना बॉर्डर तो है ही है। तो ये ट्राई जंक्शन है। अगर यहाँ पे कब्जा कर लिया तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। क्यों मुसीबत है? क्योंकि अगर मान लो ये जो 30 किलोमीटर का इंडिया का एरिया है, अगर इसने इस एरिया पे कब्जा कर लिया, तो ये पूरा का पूरा इंडिया का एरिया जो है वो सेपरेट हो जाएगा। इसीलिए इसको चिकन नेक कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकन नेक। ये भारत का चिकन नेक, ठीक है। तो डोकलाम जो 2017 में अच्छा खासा क्राइसिस हुआ था। कहने का मतलब ये हुआ, जो यहाँ पे चाइनीज जो फोर्सेस हैं उन्होंने कब्जा जमा रखा था, ठीक है। अब ये अरुणाचल प्रदेश है। अब चाइना दिखाता है मैप में इस तरीके से, जो ये वाला जो एरिया है, तवांग प्रोविंस वगैरह ये सब जो है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो तवांग लिखा हुआ है, ये चाइना अपने आप में क्लेम करता है, ये भाई साहब मेरा एरिया है। यही कारण है जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जब चाइना जाते हैं कंपटीशन में, तो वो लोग वहां पे स्टेपल वीजा इशू करते हैं। स्टेपल वीजा कहने का मतलब, जो तुम हमारे ही एरिया से आए हो, ठीक है, डिस्प्यूटेड एरिया से आए हो, जिसका भारत हमेशा से विरोध करता आया है, ठीक है। तो यही है आपको इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट।
चलिए पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान का एक डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्या है? जो पाकिस्तान का इलीगल ऑक्यूपेशन के कारण 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का लगभग का एरिया इंडियन टेरिटरी का, वहां पे वो उन्होंने कब्जा जमा रखा है। और खुद तो कब्जा कर ही रखा है। उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने कुछ एरिया अराउंड 5180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना को दे दिया 1963 में। तो इसका भी हमने विरोध किया था। देखो मैप में दिखा देता हूँ मैं। ये देखो ऐसा है ना, जो ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, और ये जो रेड में दिख रहा है वो अक्साई चीन है, जो कि चाइना के द्वारा कब्जा किया गया है। अब सियाचिन ग्लेशियर जो है, समझो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे लड़ाई होती है, ठीक है? तो वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड कह लो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी सवाल आता है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको सक्सगम वैली है। ये क्या किया, इस एरिया को चाइना ने, सॉरी, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, और जबकि ये इसका था भी नहीं, ठीक है? तो ये भी अपने आप में एक तरीके का डिस्प्यूट है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। दोस्तों सियाचिन की बात कर लेते हैं। तो सियाचिन का डिस्प्यूट क्या है? जो अभी सियाचिन ग्लेशियर पे पूरा का पूरा हम लोग का कंट्रोल है, और उसके आसपास के जितने भी पासेस हैं उस पे भी हमारा कंट्रोल है। 1984 में हम लोगों ने ऑपरेशन मेघदूत कंडक्ट करा था, जो कि हमने माउंटेन पास को जब हमने पढ़ा था और ग्लेशियर्स को पढ़ा था, हमने आपको इसके बारे में बता रखा है। यहाँ भी आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इससे सवाल बनते हैं, ठीक है? अब इसको क्या करता है, पाकिस्तान अपने गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया दिखाता है। मैप में देख लेते हैं। देखो ये रहा सियाचिन ग्लेशियर जो है यहाँ पे रहा। इसको ये लोग दिखाते हैं कि हमारा ये एरिया है, ठीक है? जबकि ऐसा है नहीं। फिर साल्टोरो रिज की बात कर लेते हैं। इंडिया कंट्रोल्स द मेन पीक्स एंड पासेस व्हाइल पाकिस्तान क्लेम्स द एरिया। साल्टोरो जो वहाँ का माउंटेन और रिज है, उस पे भी पाकिस्तान अपना हक दिखाता है। अब आते हैं गुजरात साइड में, यहाँ पे सर क्रीक है। डिस्प्यूट वहां पे क्या है, जो बाउंड्री का इंटरप्रिटेशन गलत होने के कारण यहाँ पे भी बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। कहाँ पे देख लो ऐसा है। तो देखो यहाँ पे दो लाइनें खींची हुई दिख रही है ना, ठीक है? तो ये बेसिकली डिस्प्यूट का कारण है। पाकिस्तान बताता है कि ये हमारा पॉइंट है, हम लोग बताते हैं ये हमारा पॉइंट है, ठीक है? बस यही यही कहानी है। रण ऑफ कच्छ का ये पार्ट है सरक्रीक। चलिए अब नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल में आपको यहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिला था, और हाल ही में नेपाल ने 100 रुपए का एक नोट जारी किया है, जिसमें उसने कुछ भारत के एरियाज को दिखा दिया है, नेपाल का एरिया। और ये भी अपने आप में एक तरीके का विवाद फिर से उत्पन्न हो गया है। अब क्या है यहाँ पे डिस्प्यूट, ये समझो। डिस्प्यूट एरिया में दो रीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, काला पानी, सुस्ता, ठीक है? इसके बारे में समझते हैं। देखो काला पानी जो है ना, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का पार्ट है। और यहाँ पे क्या है ना, इस एरिया पे दोनों भारत और नेपाल दोनों अपने आप पे ये साबित करने पे लगते हैं जी हमारा एरिया है। और डिमार्केशन किस चीज पे हुआ था? तो काली रिवर का जो कोर्स है ना, मतलब जिस तरीके से नदी बहती है, वही डिसाइड करता है। और ये कहाँ पे मेंशन्ड है? तो ट्रीटी ऑफ सुगौली, जिसका वर्णन हम लोगों ने ऑलरेडी आपको शुरू में लेक्चर में ही बताया था, ठीक है? फिर उत्तर प्रदेश का एक रीजन है, उत्तर प्रदेश का जो जिसका नाम है सुस्ता, ये भी इस पे भी क्लेम होता है। अब इसमें यहाँ पे कहानी क्या है ना, जो गंडक रिवर जो था वो रिवर के बेसिस पे डिमार्केशन हुआ था, और रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे बहती थी, अब यहाँ से बहने लग गई। तो इसके कारण क्या है ना, जो एक तरीके से टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गया। अब जो कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल ये आ जाएगा, जो काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, लिपुलेखला के बारे में हम लोगों ने आपको माउंटेन पासेस में बताया होगा। जो ये ट्राई जंक्शन है इंडिया और नेपाल और चाइना का, ठीक है? दोस्तों ये हाल ही का विवाद है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे सवाल आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। यही कारण है इसको हम लोगों ने सेपरेटली आपको बता रखा है। श्रीलंका का कच्छदीवू आइलैंड, अभी हुआ क्या था ना, प्रधानमंत्री मोदी, अभी आपको पता होगा जो चुनावी समय था, बीच में लोकसभा चुनाव हुए थे, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छदीवू आइलैंड का मुद्दा उठा दिया। कारण क्या था? जो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो अक्सर कच्छदेवों को लेकर सवाल उठाती रहती है। तो फिर बीजेपी ने क्या किया, इसको कांग्रेस पे फेंक दिया, ये कहते हुए जो इंदिरा गांधी के टाइम में ये कच्छदेवू आइलैंड है आपने श्रीलंका को दे दिया। क्यों दे दिया? ठीक है, तो एक तरीके का ये डिस्प्यूट है। क्यों दे दिया वो भी हम लोग समझते हैं। उससे पहले आप ये समझो डिस्प्यूट का कारण क्या है।
तो टेंशन्स ओवर द ओनरशिप ऑफ कच्छदेवु आइलैंड व्हिच वाज सीडेड टू श्रीलंका बाय इंडिया इन 1974। देखो देखो दोस्तों, ये रहा कच्छदेवु जहाँ पे मेंशन्ड है ना, ये छोटा सा आइलैंड है। अब देखो किस तरीके से हम लोग कनेक्टेड है। इंडिया के यहाँ से इस तरीके से राम सेतु से कनेक्टेड है ना। अब यहाँ पे कच्छदेवु आइलैंड है। तो क्या कारण है हमने इसको दे दिया? ऐसा है, जो पहले ये इनहेबिटेटेड आइलैंड हुआ करता था, यहाँ पे कोई रहता नहीं था। लेकिन दोनों देश के मछुआरे, इंडिया के मछुआरे और श्रीलंका के मछुआरे, दोनों यहाँ पे अपना आराम करने के लिए या फिर नेट सुखाने के लिए इस जगह का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये विवादों में तब आया जब हमें अपना मैरीटाइम बॉर्डर डिसाइड करना था। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, जहाँ पे मैरीटाइम बॉर्डर बहुत ही क्लोज है, वहाँ पे अनक्लॉस यानी कि यूएनसीएलओएस का कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी, वहाँ पे वो हिसाब किताब नहीं बैठता है। तो फिर ये दोनों, इंडिया और श्रीलंका ने मिल के सोचा जो हम लोग अपना मैरीटाइम बॉर्डर डिसाइड करेंगे। और इसी दौरान हमने काच्छादेवु आइलैंड जो है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के सामने में हम लोगों ने श्रीलंका को दे दिया। और हमने ये सोचा था, जो जिस तरीके से जब ये हमारे ओनरशिप में था, वहां पे पहले किसी किंगडम के पास था, ये रमन किंगडम नाम था शायद, जैसा कि मुझे याद आ रहा है। और उसके बाद ये इंडिया का पार्ट बन गया जब विभाजन हुआ था। मतलब जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे तो इंडिया का पार्ट हो गया था। लेकिन हम लोगों ने इसको श्रीलंका को इसलिए दे दिया ताकि हमारा जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसको हम लोग अच्छे से डिमार्केट कर पाए। अब हुआ क्या, जो उस समय में क्या होता था, जो दोनों मछुआरे आते थे, इंडिया और श्रीलंका के दोनों मछुआरे यहाँ पे आते थे। लेकिन जब से ये श्रीलंका के कब्जे में गया था, तो उनको पता नहीं क्या बैर हुई। अब वहां से, अब हमारा जो शिप वगैरह या फिर ट्रॉलर्स वहां जो पहुंचते हैं आसपास, ठीक है, तो ये लोग वहां पे गोली चला देते हैं। ठीक है, ये दिखाते हुए जो ये हमारा एरिया है। और यही कारण है जो तमिलनाडु गवर्नमेंट चाहती है जो भारत सरकार फिर से कच्छदेवु आइलैंड पे क्लेम करे। ठीक है, और यही कारण है जो मोदी सरकार ने अभी सवाल उठा दिया कांग्रेस पे। तो ये कांग्रेस के कारण ही ये कच्छदेवु आइलैंड हमारे हाथ से चला गया। लेकिन रीजन क्या था वो हमने आपको बता दिया। हमें अपना मैरीटाइम बाउंड्री सेट करना था, इसी कारण से ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया गया था। और श्रीलंका के साथ हम लोग वैसे, श्रीलंका तो कोई हमारा एनिमी कंट्री तो है नहीं। ठीक है, हाँ, बीच में कुछ तनाव हुए थे, सिविल वॉर्स वगैरह श्रीलंका में हुए थे, जिसका खामियाजा हमें भी उठाना पड़ा था। लेकिन इस तरीके से पाकिस्तान वाला हिसाब किताब तो नहीं है। चलिए बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है ना, जो आपको जब बॉर्डर बना था ना, तो वहां पे दिक्कतें आई थी। क्या दिक्कतें आई थी? जो बॉर्डर का डिमार्केशन ढंग से नहीं हुआ था। जैसे मान लो ये इंडिया हो गया और ये बांग्लादेश हो गया। इस तरीके से बॉर्डर का डिमार्केशन तो हो गया, लेकिन कुछ छोटे छोटे एरियाज इंडिया के बांग्लादेश में चले गए, और बांग्लादेश के कुछ एरियाज जो कि इंडिया में आ गए। ठीक है, जिसको हम लोग बेसिकली भाषा में इनक्लेव्स कहा करते थे। ये सारे इनक्लेव्स हैं। तो फिर क्या हुआ, जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ 1974 में, ठीक है, जिसका प्रोटोकॉल जारी हुआ 2011 में, और जिसका रेटिफिकेशन मतलब हो गया, ये काम हो गया, एक स्वीकृति बन गई 2015 में। तो फिर हमने इनक्लेव्स को ट्रांसफर किए थे। कुछ इनक्लेव्स बांग्लादेश में चले गए और कुछ इंडिया में आ गए। तो टोटल 162 इनक्लेव्स का फैसला होना था। इस हिसाब से 111 बांग्लादेशी इनक्लेव जो कि इंडिया के पार्ट थे, वो चले गए बांग्लादेश में, और 51 इंडियन इनक्लेव्स जो बांग्लादेश में थे वो हमारे पास आ गए। तो बेसिकली यही इनक्लेव्स के साइज थे। अराउंड आप समझो 3000 एकड़ जो लैंड था वो आपको बांग्लादेश का था इंडिया में, और अराउंड 3500 एकर्स का लैंड बांग्लादेशी लैंड इंडिया में था। तो यही इन्हीं सब चीजों का बंटवारा हुआ थ्रू लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। यानी कि ये रिजॉल्व हो चुका है, ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका है। चलिए अब जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो कुछ एग्रीमेंट है वाटर को लेके, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, नदी है शारदा नदी, जिसको महाकाली रिवर भी कहते हैं। इसी कारण से महाकाली ट्रीटी जो है 1996 में साइन हुआ था, पंचेश्वर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के लिए नेपाल के साथ, भारत और नेपाल। कोसी, भारत और नेपाल के साथ अगेन वहां पे कोसी बराज बनाना था हमें नेपाल में। उसके बाद गंडक, ये भी नेपाल के साथ ये साइन हुआ था। यहाँ पे हमने गंडक बराज बनाना था। फिर गंगा बांग्लादेश में था, जहाँ पे हमें क्या करना था, ये इंडिया बांग्लादेश ट्रीटी था 1996 में बना था, जिसमें गंगा वाटर्स को शेयर करने के लिए फरक्का बराज आपने सुना होगा। फिर इंडस रिवर सिस्टम का, ये इंडस वाटर ट्रीटी बड़ा ही फेमस है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1960 में वर्ल्ड बैंक
कि मध्यस्थता में, मतलब कहने का मतलब वर्ल्ड बैंक इसको मॉनिटर कर रहा था। वहां पे हमने इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया था, इंडिया और पाकिस्तान ने। इसके हिसाब से इंडस, झेलम और चेनाब जो है, ये इसका पानी चला जाएगा पाकिस्तान में, और रावी, ब्यास और सतलज का पानी हिंदुस्तान के पास चला जाएगा। इसी तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव था। कारण ये था, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से सवाल बनते थे, तो किस तरीके के सवाल बनते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया, करंट अफेयर्स भी हमने पढ़ लिया, बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी देख लिया, और सभी कंट्रीज के जो इम्पोर्टेंट जो वन लाइनर्स थे वो भी हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।